गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑल्दो 16th ऑफ जून को संडे था और उसके बाद 17 को ईद हो गई और आज 18 है, तो बेसिकली हम लोग इसमें तीनों दिन के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। और आज और कल हम लोग अपना रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि हमें जितने भी क्वेश्चंस हमारे मिस्ड हैं उनको कवर करना होगा, ठीक है। तो पहले उन क्वेश्चंस को कर लेंगे और फिर वापस से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे या फिर रिज्यूम करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, पेमा खांडू रिसेंटली बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पेमा खांडू कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अपने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए स्वर्णिम हो चुके हैं। कहाँ पे? एट द डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर इन ईटानगर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है ये गाइड करेगा अरुणाचल प्रदेश की नई गवर्नमेंट को अगले 5 सालों तक। इसके अलावा इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आउटलाइन किया है एक डेवलपमेंट रोड मैप विद इन द फर्स्ट 100 days ऑफ देयर टेन्योर, मतलब इन्हें ये करना होगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पेमा खांडू। और कौन कौन से स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर्स का नाम हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा है। सबसे पहले हैं इसमें चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू नए चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि मोहन चरण माझी ये कौन से स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? आंसर है उड़ीसा। और थर्ड नंबर पे है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग नए सीएम बन गए हैं सिक्किम स्टेट के, ठीक है। तो जो लोग न्यूली इलेक्ट होते हैं इनको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? कौन सी कंट्री है इसमें से जो होस्ट करेगी मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को 2025 में? आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, इंडिया। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इन्होंने इंडिया को चूज किया है टू होस्ट द इनॉग्रल फिच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जिसमें कि 24 टीम्स फीचर हो रही हैं और ये कब कंडक्ट होगा? दिसंबर 2025 में, ठीक है। तो ये डिसीजन अलाइन करता है फिच की स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें ये बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने का और डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का हॉकी में। इसके अलावा जो फिच के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम, इन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि क्या सिग्निफिकेंस है इस इवेंट की और इंडिया का कैसा कमिटमेंट रहा है ग्लोबल हॉकी टैलेंट को फॉस्टर करने में। इंडिया पहले भी, याद रखिएगा, 3 टूर्नामेंट इसके होस्ट कर चुका है जिसमें से 2 बार हम जीत चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को 2025 में। Which organization recently released the Global Economic Prospect Report? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो जून की 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट थी, इसमें इन्होंने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है फॉर 2024 to 25। पहले इन्होंने कहा था 6.4% है, जनवरी में ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अब इसको इन्होंने चेंज करके 6.6% कर दिया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी 2024 से 25 में, और 2025 और 26 की अगर हम बात करें तो फोरकास्ट इंक्रीज किया गया है 6.7% पे। पहले वैल्यू कितनी थी? 6.5%, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई है 8.2% से इन 2023 to 24 एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2024 से 25 के फोरकास्ट को इंक्रीज किया है 7.2% पे, ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ समझने के लिए होती हैं, हमें क्या बातें इसमें से याद रखनी है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के नेक्स्ट चीफ कौन बन गए हैं? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अपॉइंट हुए हैं एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसी के साथ इन्होंने सक्सीड कर दिया है जनरल मनोज सी पांडे को, ठीक है। तो इन्होंने ज्वाइन की है इन्फेंट्री जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को इन 1984। 40 ईयर्स की इन्होंने सर्विस दी है और इन्होंने इस टाइम में बहुत सारे रोल्स अदा किए हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री के रह चुके हैं और नॉर्दर्न कमांड में जीओसी रह चुके हैं, ठीक है। तो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में ये एलुमनाई भी हैं और इन्होंने मल्टीपल एडवांस डिग्रीज होल्ड कर रखी हैं। इसके अलावा इनके पास सेवरल मिलिट्री ऑनर्स भी हैं, ठीक है। तो बस हमें 2 बातें याद रखनी है कि हमारे नेक्स्ट चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है ये बात भी याद रखिएगा, आंसर है जनरल मनोज सी पांडे, ठीक है। Which state recently launched the मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्कीम टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट? कौन से स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है, किस पर्पज से? गर्ल की एजुकेशन को प्रमोट करने के पर्पज से स्टेट में। आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, असम।
असम की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम को, जिससे कि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जाए। ठीक है, तो स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इस स्कीम के थ्रू ऑफर किया गया है फाइनेंशियल सपोर्ट टू अराउंड 10 लाख गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसी सभी गर्ल्स जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू कर रही हैं उनको 1000 रुपए मंथली दिया जाएगा। जो लोग डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं उनको 1200 रुपए दिया जाएगा और ऐसी सभी गर्ल्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड प्रोग्राम्स को परस्यू कर रही हैं उनको 2500 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा मंथली। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च करी है असम स्टेट ने। पर्पस क्या है? गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना स्टेट के अंदर। Which organization recently collaborated with the National Commission for Indian Medical Systems to organize the Prana Conference? इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम्स के साथ प्राना कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए? आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो क्या पर्पज है? पर्पज यहाँ पे ये है कि पेटेंटेबल इनोवेशंस को हाईलाइट किया जाए जो कि सुटेबल हैं फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड स्टार्टअप्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पद्मश्री वैद्य राजेश कोतेचा ने एम्फेसाइज किया है आईएसएम इनोवेशंस के वास्ट स्कोप को। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिकल सिस्टम्स के साथ। पर्पस क्या है? एक प्राना कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना। प्राना एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड नोवेल्टीज इन द एएसयूज। ठीक है, नेक्स्ट है Nagarhole Tiger Reserve, recently seen in the news, is located in which Indian state? Nagarhole Tiger Reserve कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटका। किस वजह से टाइगर रिजर्व न्यूज में आया? क्योंकि एक एलिफेंट है फ्रॉम द हिस्टोरिक मैसूर दशहरा सेलिब्रेशंस, उसकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन नियर द कर्नाटका नागरहोल टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कवर करता है एक एरिया 847.981 स्क्वायर किलोमीटर्स का इन द मैसूर एंड कोडागु डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस रिजर्व का नाम नागरहोल रखा गया आफ्टर द रिवर नागरहोल और इसका बॉर्डर लगता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के साथ और इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 1955 में। बाद में जाके ये एक नेशनल पार्क बन गया 1988 में और फिर इसको फाइनली 1999 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो नागरहोल टाइगर रिजर्व की लोकेशन याद रखिएगा, ये लाई करता है कर्नाटका स्टेट में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ए ऑप्शन। और हैरत की बात क्या है कि इंडिया का जो नया कैबिनेट फॉर्म हुआ है उसमें 30 मिनिस्टर्स में से सिर्फ 2 ऐसी हैं जो कि वुमेन हैं। ठीक है, और पहले इसका जो कैबिनेट फॉर्म हुआ था उसमें 10 वुमेन थी। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बेसिकली अंडरस्कोर करता है ग्लोबल जेंडर डिस्पैरिटीज को। याद रखिएगा इस रिपोर्ट या इंडेक्स में आइसलैंड टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा, 14 बार ऑलरेडी ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे रह चुका है। ठीक है, और इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 129th। तो इंडिया का जो डिक्लाइन है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे सेटबैक्स को इन द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, डिस्पाइट की थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, तो 3 बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर इसके अलावा इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? आंसर इज आइसलैंड। और अगर इंडिया की रैंक की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक है इसमें 129। Which country became the first country to adopt the India's जन औषधि स्कीम? कौन सी कंट्री है जो पहली बन गई है जिसने अडॉप्ट किया इंडिया का जन औषधि स्कीम? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मॉरिशस। ठीक है, इंडिया की जन औषधि स्कीम का पर्पस क्या है? अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास। ठीक है, तो मॉरिशस ने इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है। इसी के साथ मॉरिशस पहली कंट्री बन गई है आउटसाइड इंडिया जिसने ऐसा किया है। याद रखिएगा नेपाल भी डिस्कशंस अपने कर रहा है इंडिया के साथ टू स्टैब्लिश सच टाइप ऑफ सेंटर्स। ठीक है, तो इससे होता क्या है? लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मेडिसिन का एक्सेस मिलता है और इंडिया के अंदर 10,000 सेंटर्स मौजूद हैं ऑलमोस्ट। पर्पज यहाँ पे क्या है? हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करना और जेनरिक मेडिसिन यूज को प्रमोट करना। ठीक है, और इसको मैनेज कौन करता है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो। ठीक है, तो मॉरिशस जो है ये पहली कंट्री है जिसने कि अडॉप्ट किया है इंडिया का जन औषधि स्कीम। नेक्स्ट है Recently, Visakhapatnam Port has secured which place in the Container Port Performance Index? विशाखापट्टनम पोर्ट को कौन सी रैंक मिली है इस इंडेक्स में? तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के साथ और मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को, जिसमें इन्होंने डेटा को यूटिलाइज किया फ्रॉम 405 ग्लोबल पोर्ट्स। ठीक है,
और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है यहाँ पे इसको एक नोटेबल रैंकिंग मिली है ऑफ 19th इन दिस इंडेक्स। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इनकी एफिशिएंसी को और इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को, कितने अच्छे तरीके से कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। ये जो असेसमेंट है ये इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू द ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशंस, और ये हेल्प करता है कि किस तरह से हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं फॉर इन्हांस्ड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट को 19th रैंक मिली है इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। According to a global assessment of nitrous oxide emissions, which country is the world's second largest source of nitrous oxide? तो इस असेसमेंट के मुताबिक कौन सी कंट्री है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड की? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इंडिया। इंडिया रैंक करती है एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो 2020 में इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था लगभग 11% ऑफ ग्लोबल मैन मेड N2O एमिशंस को, फॉलोइंग द चाइना। ठीक है, चाइना का एमिशन कितना था? 16%। तो ये जो एमिशंस हैं ये प्राइमरीली कहाँ से आते हैं? नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर और एनिमल मैन्योर से, जो कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। इसके बावजूद इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो कम है, क्योंकि वो है कितना? 0.8 kgs पर पर्सन कंपेयर टू अदर टॉप एमिटर्स लाइक चाइना, यूएस, ब्राजील एंड रशिया। ठीक है, तो इनके मुताबिक इंडिया जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फैटी लीवर डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले याद रखिएगा 13 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल फैटी लीवर डे, और इस साल की हमने थीम रखी एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे। ठीक है, तो फैटी लीवर डिजीज में क्या होता है? इसमें एक्सेसिव फैट इकट्ठा हो जाता है हमारे लीवर सेल्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है या फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कराया तो। इसके अलावा ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ अल्कोहल अब्यूज मेनली। ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं लेकिन अल्कोहल इसमें जो है प्राइमरी रीजन है। अवेयरनेस और अर्ली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लीवर डैमेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं और इस कॉमन ग्लोबल हेल्थ इशू को मैनेज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इंटरनेशनल फैटी लीवर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को, और थीम है एक्ट नाउ स्क्रीन टुडे। देखिए, इसके अलावा हाल ही में साइंटिस्ट फ्रॉम फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, इन्होंने डिस्कवर किया है 3 क्रेटर। कहाँ पे? मार्स प्लैनेट पे। ठीक है, और ये जो 3 क्रेटर हैं इनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? फर्स्ट है लाल, सेकेंड है मूरसन और थर्ड है हिल्सा। तो ये जो नए क्रेटर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स ऑफर करेंगे इनटू द मार्शियन सरफेस जियोलॉजी एंड इसकी एज, और ये डिस्कवरीज कंट्रीब्यूट करते हैं टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कितना स्टेबल क्रस्ट है मार्स का और क्या इसके जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 3 नए क्रेटर्स हैं इनका नाम लिख के आपसे पूछा जाए कि किस प्लैनेट पे हमें डिस्कवर हुए हैं। याद रखिएगा मार्स प्लैनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुआ आवास स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो ये जो स्कीम है ये रिलेटेड है झारखंड के साथ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है कि वो 2 लाख घर कंस्ट्रक्ट करें अंडर दिस स्कीम्स फर्स्ट फेज, जिसको कि लॉन्च किया गया था नवंबर 2023 में। ठीक है, ताकि उन सभी लोगों को हेल्प किया जाए जो कि पीएम आवास योजना बेनिफिट्स के बाहर हैं, यानी कि पीएम आवास योजना उनको कवर नहीं करता। तो स्टेट का प्लान है कि 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएं अगले 2 सालों में अपने फंड में से, जिसके अंतर्गत 3 रूम का घर मिलेगा सभी जरूरतमंद लोगों को, इंक्लूडिंग द लेबरर्स, फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड दलित्स। ठीक है, तो इंस्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाएंगे अगेंस्ट द इरेगुलरिटीज, और अगर ऑफिशियल्स ने नेग्लिजेंस दिखाया तो उसके खिलाफ एक कड़क एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो अबुआ आवास स्कीम कौन से स्टेट की स्कीम है? याद रखिएगा झारखंड स्टेट की। देखिए, इसके अलावा एक रिवर है जो आजकल न्यूज़ में है, ये साइड में आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका नाम है वोल्खोव रिवर। ठीक है, किस वजह से ये रिवर न्यूज़ में आई थी? क्योंकि 4 मेडिकल स्टूडेंट्स थे रशा में जो कि महाराष्ट्र से गए थे यहाँ पढ़ाई करने, ये इस रिवर में डूब के मर गए इसी वजह से। ठीक है, डूब गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसी वजह से ये रिवर न्यूज़ में आ गई थी। तो सिंपली आपको बस यही याद रखना है कि वोल्खोव रिवर लाई करती है रशा में। ठीक है, तो एक डेटा के मुताबिक 2022 में लगभग 16,500 इंडियन स्टूडेंट्स रशा में पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स की डेथ हुई, इसी वजह से ये रिवर न्यूज़ में आ गई थी। इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, ये है रशा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एनसीआरबी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज?
उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट नए क्रिमिनल लॉज। आंसर यहाँ पे एनसीआरबी, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ठीक है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ऑन द न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ये एप्लीकेशन एक्चुअली कंपाइल करेगा भारतीय न्याय संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम के साथ। इसमें फीचर्स मौजूद होंगे लाइक चैप्टर एंड सेक्शन, और ओल्ड टू न्यू लॉ कंपैरिजन चार्ट्स होंगे, साथ ही ऑफलाइन फंक्शनैलिटी इसमें दी हुई होगी, और ये अवेलेबल है आपके गूगल प्ले और एप्पल एप्लीकेशन स्टोर पे। ये जो है बेनिफिट करेगा सारे के सारे पब्लिक, कोर्ट ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एनसीआरबी, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। इसको किसने लॉन्च किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। पर्पस क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट ऑल द न्यू क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट है, which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's Edge Group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? ये है अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने साइन किया है एक कॉपरेशन एग्रीमेंट विद यूएई बेस्ड एज ग्रुप। ठीक है, ये एक लीडिंग एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस कंपनी है। इस पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? दोनों कंपनीज की कैपेबिलिटीज को लेवरेज करना, जिससे कि हम ऑफर कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एंड एरोस्पेस सॉल्यूशंस को ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन इवेलुएट करेगा ज्वाइंट एफर्ट्स को इन डिफरेंट एरियाज लाइक मिसाइल्स, वेपन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, और इसके अलावा काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजीज वगैरह। ठीक है, इससे जो है जो प्रोडक्ट की ऑफरिंग और मार्केट रीच है वो कहीं ना कहीं इन्हांस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। देखिए, इसके अलावा आजकल नागास्त्रा 1 बहुत ज्यादा न्यूज में है। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इसको जरूर पढ़ा होगा। तो किस वजह से न्यूज में है, क्या चीज है ये? एक्चुअली इंडियन आर्मी ने रिसीव कर लिया है नागास्त्रा 1 को, और ये एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है, जिसको क्यों डिजाइन किया गया है? ताकि लॉन्च पैड्स को हम टारगेट कर सकें, एनिमी कैंप्स को टारगेट कर सकें, और इस तरह की चीजों को हम कंडक्ट कर सकें। ठीक है, तो अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स आर्मी ने ऑर्डर किया था 480 लॉइटर मुनिशंस फ्रॉम सोलन इंडस्ट्रीज के इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद 120 यूनिट्स डिलीवर हो चुकी हैं टू द आर्मी एम्युनिशन डिपो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस सोर्सेज। तो नागास्त्रा 1 क्या चीज है? आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। क्या ये एक्सोप्लैनेट है? क्या ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? क्या ये एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है? क्या चीज है? तो आपका आंसर रहेगा कि ये एक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। ठीक है, Which state government recently launched the Manu Yir Kathu Manu Yir Kapun scheme to improve the soil health? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, तमिलनाडु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। इन्होंने लॉन्च किया है इस स्कीम को। पर्पस क्या है? सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना स्टेट में विद आ 206 करोड़ रुपीज ऑफ बजट। ठीक है, तो की फोकस यहाँ पे क्या रहेगा? सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना यूजिंग द ग्रीन मैन्योर मेथड्स, और इसके लिए 20 करोड़ रुपीस का एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि जो ग्रीन मैन्योर सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सपोर्ट हो सके इन अक्रॉस 2 लाख एकर्स फ्रॉम 2024 टू 25, जिससे 2 लाख फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु स्टेट ने। पर्पस क्या है? सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करना। रिसेंटली हु वन द फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024? किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये है 18 साल की नागपुर की इंटरनेशनल मास्टर, इनका नाम है दिव्या देशमुख। इन्होंने फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। इसी के साथ याद रखिएगा ये 4th इंडियन वुमेन है जिन्होंने इसको जीता है। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ था गांधीनगर में इन द स्टेट ऑफ गुजरात। कब से कब तक? 2 से लेकर 13 जून तक। ठीक है, इसमें 230 प्लेयर्स को फीचर किया गया फ्रॉम डिफरेंट 44 कंट्रीज। दिव्या अनबीटन रही इसमें, और ग्रैंड मास्टर कैजीबेक नोजरबेक कजाकिस्तान से हैं जिन्होंने इसका मेंस टाइटल जीता है। ठीक है, तो इसी के बाद दिव्या देशमुख अब कंपीट करेंगी 2024 के चेस ओलंपियाड में, जो कि कंडक्ट होगा बुडापेस्ट में। ठीक है, तो दिव्या देशमुख ने जीता है फिडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 को। Recently, which state government has launched the intra-state air service facility PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस? ये किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। इन्होंने इनॉग्रेट किया है सर्विस को। इसी के साथ ये नई गवर्नमेंट की शुरुआत हो रही है, इनकी डिफरेंट सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। तो इंट्रा स्टेट एयर सर्विस को लॉन्च किया गया है जेट सर्व एविएशन के द्वारा,
और ये कनेक्ट करेगा रिलीजियस और टूरिस्ट स्पॉट्स को इन अक्रॉस 8 सिटीज। इसमें भोपाल, इंदौर, खजुराहो ये सारी जगहें इंक्लूडेड हैं। इनिशियल तौर पे पहले फ्लाइट्स कनेक्ट करेंगी भोपाल, जबलपुर, रेवा और सिंगरौली को विथ ग्वालियर और उज्जैन। ग्वालियर और उज्जैन को बाद में ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्विस ऑपरेट करेगी विथ 2 6 पैसेंजर एयरक्राफ्ट। फाइन। तो यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एनुअली। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेटिंग द सेफ ब्लड। इसको इनिशिएट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में। ये दिन ऑनर करता है ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर को, और 2005 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसको ऑफिशियल तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। थीम की बात करेंगे इस साल की, तो हमने थीम रखी है 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ये पूरी थीम थी, ठीक है। इसी के साथ ये 20th एनिवर्सरी रही इस ऑब्जर्वेंस की। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को। थीम इस साल के लिए क्या रही? थीम थी 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2023। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। इन्होंने इसमें यह बताया है कि 120 मिलियन लोग फोर्सफुल तरीके से डिस्प्लेस किए गए हैं ग्लोबल लेवल पे फ्रॉम अर्ली 2023 टू मई 2024, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 2023 117.3 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन्हें भागना पड़ा बिकॉज ऑफ जस्ट परसिक्यूशन, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस। कन्फ्लिक्ट एक मेजर फैक्टर साबित होता है डिस्प्लेसमेंट के केस में, और ये बहुत सारी कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा है, लाइक म्यांमार, अफगानिस्तान, फिर यूक्रेन है, इसके अलावा पैलेस्तीन, कॉन्गो, सोमालिया, फिर हाइती जैसी कंट्रीज, सीरिया और आर्मेनिया वगैरह, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट किसने जारी करी? आंसर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने। देखिए इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करके वाइंड अप करते हैं सेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हाल ही में रिलीज किया है अपना पहला ऑल इंडिया सर्वे ऑन आयुष, ठीक है। इसको कंडक्ट किया गया बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कब से कब तक? जुलाई 2022 से लेके जून 2023 तक, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स में इसमें क्या क्या बताया गया है कि 95% ऑफ रूरल एंड 96% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि 15+ या उससे अबव हैं, वो अवेयर हैं अबाउट द आयुष, ठीक है। उनको पता है कि आयुष क्या चीज़ है और क्या इसका यूसेज है, क्या इसका एक्सपेंडिचर है अर्बन एरियाज में, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयुष है वो ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट विद नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट। तो हो सकता है आपसे बस ये पूछ लिया जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि अपना पहला ऑल इंडिया सर्वे लॉन्च किया या रिलीज किया ऑन आयुष। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कल फिर से हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह से डिस्कस करेंगे और फिर रिवीजन का उसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.